हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए अब हम करते हैं अपनी अगली यूनिट यानी कि अपना अगला 100 का एक्ट स्टार्ट। आपने देखा होगा जब ये हमारे एग्जाम हुई रिसेंटली, उस एग्जाम में जो मैंने टॉप 130 क्वेश्चन सेलेक्ट करे थे, उनमें से ही हमारे 50 प्लस मार्क्स के अराउंड 55 टू 60 के बीच में उसमें से ही क्वेश्चन आए हैं। और जो हमारा क्वेश्चन बैंक है उसमें 80 प्लस आए हैं। और बाकी हर एक कॉन्सेप्ट हमारे नोट्स में कवर था। ऐसा कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं था जो हमने क्लास में ना करा हो या हमारे नोट्स में कवर ना हो। तो आप पूरा भरोसा रख के मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं अपना लो, जिससे आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाए। चलिए करते हैं स्टार्ट। आप प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इंकरेज करें कि वे भी आए वो लो और पढ़े, ताकि वे भी लो में अच्छे मार्क्स ला पाए। ठीक है, चलिए एक मिनट आता हूँ, एक मिनट में करते हैं स्टार्ट। जस्ट तो आज हम करेंगे अपना 100 का एक्ट। 100 का एक्ट कब आया था? 1930, यानी कि ये हमारे इंडिपेंडेंस से पहले का एक्ट है। मतलब ये ब्रिटिश का एक्ट है, ब्रिटिशर ने दिया है हमें ये। ठीक है ना। चलिए देखते हैं अपना इस एक्ट को। तो 100 का एक्ट आया था 1930 में। 100 का एक्ट मतलब सेल्स ऑफ गुड एक्ट। बेसिकली इससे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था, लेकिन बाद में इसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हटा के अलग से एक्ट बना दिया जो बना था 100 का एक्ट। लेकिन पहले ये कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट था, इसलिए जो इसमें बातें होंगी वे भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होंगी। मतलब इसमें जो बातें होंगी वे यही होंगी कि सेल के कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेंगे, सेल के एग्रीमेंट कब इन्फोर्सेबल होंगे, वो सब चीजें ही इसके अंदर बताई जाएंगी। क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट था इनिशियली, उसके बाद इसे कॉन्ट्रैक्ट से हटा के एक अलग से एक्ट बना दिया जिसका नाम रखा गया सेल्स ऑफ गुड एक्ट। ठीक। ये एक्ट कब लगता है? देखिए, जब सेल्स होती है किसकी? गुड की। यानी कि जब गुड की खरीद या बेच बिक्री के बारे में कोई बात होगी तब इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी होगी। अब गुड्स माने क्या? गुड्स का एक बेसिकली मैं बताता हूँ, बाकी डेफिनेशन आगे है। गुड्स मतलब एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि जो भी प्रॉपर्टी मूवेबल है वो गुड्स है। बेसिकली मतलब ऐसी चीजें जो मूवेबल है, जब उनकी सेल्स होगी तब ये एक्ट आएगा। तो क्या किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल में सेल्स ऑफ गुड ऐसा आ सकता है? मतलब अगर कोई बंदा अपनी बिल्डिंग किसी और को बेचेगा तो उस पर क्या सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 के प्रोविजन लगेंगे या नहीं लगेंगे? उस पर 1930 सेल्स ऑफ गुड एक्ट के यानी कि सोगा के प्रोविजन नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि सोगा के अंदर सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी आती है और बिल्डिंग एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। बेस आपको क्लियर हो चुका होगा आई होप। चलिए अब देखते हैं इसके पहली यूनिट। तो सोगा किस पे लगता है? सेल पे लगता है। किसकी? गुड्स की। और गुड्स माने गुड्स मींस एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। किसी भी तरीके की कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है वो गुड्स ही कहलाती है। और इसकी ब्रॉडर डेफिनेशन आगे है, लेकिन एक बेसिक आइडिया लेके चलिए आपने माइंड में कि अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो गुड्स कहलाएगी। अगर कोई बिल्डिंग है तो वो इमूवेबल है। तो क्या बिल्डिंग की सेल्स पे सोगा लग पाएगा? नहीं, बिल्डिंग की इस करी की सेल्स पे सोगा नहीं लग पाता। उसके लिए अलग है, उसके लिए है टोपा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो बेसिकली हमारा सबसे पहला क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में। कि ये बेसिकली पहली यूनिट बताता है कि जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे सेल के लिए, सेल से रिलेटेड जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे उसका फॉर्मेशन कैसे हो, ये हमारी पहली यूनिट बात करती है। अब देखिए समझिए, कॉन्ट्रैक्ट क्यों बोला है? क्योंकि मैं आपको बता चुका कि ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है इनिशियली, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट सेल से रिलेटेड थे, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट सेल से रिलेटेड थे उन्हें क्या बोलते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हटाकर 100 का एक अलग एक्ट बना दिया गया। ठीक। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बताएगा। बेसिकली पहले ये बता रहा है कि किस तरीके से हमने कॉन्ट्रैक्ट को बनाए, क्या किस तरीके से हमने कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्मेट करें, किस कॉन्ट्रैक्ट को? सेल से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक। इसके अंदर देख लेते हैं हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर क्या क्या आएगा। सबसे पहले आएगा एग्रीमेंट। ये तो बेस पता है हमें, कॉन्ट्रैक्ट से पहले एग्रीमेंट ही आता है। एग्रीमेंट कौन बनाएगा? एक बायर का एग्रीमेंट होगा, एक सेलर का। कोई दो पार्टी होती है सोगा के अंदर। मतलब सेल्स जब भी कोई चीज बिकेगी उसकी दो पार्टी होंगे, एक बेचने वाला एक खरीदने वाला, तो दोनों के एग्रीमेंट के बारे में होगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब क्या? प्रॉपर्टी मतलब जो अधिकार, एक तरीके का अधिकार होता है ना। जैसे मेरा लैपटॉप है जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इस पर मैं, ये मेरी प्रॉपर्टी है। मेरी प्रॉपर्टी मतलब इस पर मेरा अधिकार है, वैसे किसी तरीके से यूज कर सकता हूँ। जो जिस फोन में जिस लैपटॉप में आप ये देख रहे होंगे उस पर आपका अधिकार है, आपकी उस प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी बेसिकली होता है अधिकार। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मतलब ट्रांसफर ऑफ अधिकार, कि एक बंदे से दूसरे बंदे पे
अधिकार किसी भी गुड्स का कैसे जाएगा उसके बारे में। इमीडिएट ट्रांसफर मतलब तुरंत के तुरंत ट्रांसफर हो जाता है, सेल के अंदर हो जाता है। सेल के अंदर क्या होता है, आज मैंने अगर किसी से कोई सामान खरीदा तो उसका अधिकार तुरंत मेरे पास आ जाएगा उस गुड्स का। जैसे मान लो मैं गया एक शॉप में, मैंने शॉप वाले से कहा भाई मुझे एक नया फोन ला के दो, सैमसंग का फोन नहीं, मुझे मुझे आईफोन चाहिए, बात खत्म, आईफोन दो मुझे। मैंने शॉप वाले से कहा, शॉप वाले ने कहा सर ठीक है पेमेंट कर दीजिए, मैंने पेमेंट उसको पेमेंट कर दिया। जैसे ही उसने मुझे उसकी वो दी, मतलब मुझे एग्रीमेंट दिया या क्या उसका डॉक्यूमेंट दिया, टाइटल ऑफ डीड वो दिया, उसकी टाइटल होता है डॉक्यूमेंट का, वो होता है ना जैसे जब मोबाइल खरीदने जाओगे तो इनवॉइस देगा, ऐसा अलग अलग जगह अलग अलग डॉक्यूमेंट लगते हैं जिससे हम ट्रांसफर कर देते हैं उसकी ओनरशिप। तो जब वो मुझे अपना वो देगा ना ट्रांसफर करके, तभी मैं जान जाऊंगा कि जो अधिकार पहले फोन पर उस दुकानदार के थे वो उसे कैसे भी इस्तेमाल कर सकता था, अब वो उस फोन पर अधिकार मेरे आ गए। तो सेल के अंदर एक बंदे से दूसरे बंदे पे इमीडिएटली अधिकार ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक, एक और एग्जांपल लीजिए। मानिए मेरे दोस्त की स्कूटी है, मैं अपने दोस्त की स्कूटी ले दोस्त के पास गया, मैंने कहा यार भाई दोस्त तू मुझे स्कूटी चलाने को दे दे, तू कुछ दिनों को मुझको स्कूटी दे, मैं क्या बोलते गोवा घूम के आएंगे हम, तो स्कूटी तू मुझे दे दे। ठीक, दोस्त ने कहा चल ठीक है तू तो भाई अपने ले जा। तो मैं उसकी स्कूटी यूज कर रहा हूँ, लेकिन क्या उस स्कूटी पे मेरा अधिकार है? क्या मैं उस स्कूटी को किसी भी तरीके से चला सकता हूँ 80+ 90+ एकदम उड़ा दो उसकी स्कूटी? नहीं कर सकता ना, उसकी स्कूटी मुझे संभाल के चलानी पड़ेगी, क्योंकि उस स्कूटी पे मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, वो उस स्कूटी पे मेरा अधिकार नहीं है, इसलिए मैं उसे किसी भी तरीके से मन चाहे तरीके से यूज नहीं कर सकता। ठीक, लेकिन अगर मैं उस दोस्त से कहूँ ले भाई देखिए पकड़ दे स्कूटी के 50,000 रुपए, आज से स्कूटी मेरी, उसने कहा ठीक है चलो भाई स्कूटी आपकी हुई, फिर मेरी मर्जी, मैं स्कूटी किसी भी तरीके से चलाऊं या स्कूटी को किसी भी तरीके से यूज करूं, फिर उस पर मेरा अधिकार आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसे परचेज कर लिया, वो सेल का एग्रीमेंट हो गया। लेकिन जो पहले था वो परचेज नहीं था, वो तो उसने मुझे ऐसे ही दे दिया था, बिना किसी कंसिडरेशन के, ऐसी लव एंड अफेक्शन में दे दिया ना, चलो तो मेरा भाई है कोई बात नहीं ले जा। तो उस केस में उसकी प्रॉपर्टी दोस्त के पास ही रह गई थी, इसी वजह से मैं उसको अपनी मनचाहे तरीके से नहीं कर सकता था इस्तेमाल। लेकिन जैसे ही मैंने उसको पेमेंट करा या जैसे ही मैंने उसको उससे अधिकार ले लिया उसका क्या बोलते अपना स्कूटी का, उसके बाद अब मेरी मर्जी है मैं स्कूटी को कैसे ही चलाऊं या किसी भी तरीके से इस्तेमाल करूं। ये हो जाता है इमीडिएट ट्रांसफर। लेकिन इमीडिएट ट्रांसफर नहीं हो जाता एग्रीमेंट टू सेल के केस में। सेल के केस में इमीडिएट ट्रांसफर हो गया, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल के केस में इमीडिएट ट्रांसफर क्यों नहीं होता? समझिए पहले एग्रीमेंट टू सेल होता क्या है, तभी आप समझोगे कि क्यों ऐसा है कि एग्रीमेंट टू सेल के केस में इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं हो पा रहा। ये तो पता होना चाहिए उससे पहले कि एग्रीमेंट टू सेल होता क्या है। देखिए एग्रीमेंट टू सेल मतलब मैं गया एक दुकानदार के पास, मैंने कहा भाई मुझको 15 आईफोन चाहिए। 15 आईफोन जल्दी छोटे दुकान के पास नहीं होंगे, उसने कहा नहीं नहीं सर 15 आईफोन तो नहीं है, फिलहाल तो 2-4 हैं, या तो आप 2-4 ले लीजिए और मैं कुछ दिन बाद दे दूं। मैंने कहा नहीं नहीं मुझे 15 चाहिए और एक ही साथ चाहिए। दोस्त उसने कहा दुकानदार ने ठीक है कोई बात नहीं आपको 15 आईफोन मैं दे दूंगा, लेकिन आपको कुछ टाइम रुकना पड़ेगा, मुझे ऊपर से मंगाने पड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको एक वीक का टाइम देता हूँ, एग्रीमेंट आज बना लेंगे, सेल जब आप 1 महीने बाद आप 1 हफ्ते बाद आप मुझे सेल कर देना जब आपके पास स्टॉक आ जाए। तो एग्रीमेंट तो सेल आज हुआ, लेकिन क्या आज आने वाले 15 आईफोन का अधिकार मेरे पास आज है? नहीं है ना। इंस्टेंट राइट ट्रांसफर नहीं हो सकता एग्रीमेंट टू सेल के केस में। क्यों? क्योंकि अब जब गुड ही नहीं आई, गुड एग्जिस्टेंस में नहीं आई, तो उस पर कैसे मैं अधिकार जमा लूंगा? पहले वो गुड आएगी उसके पास होनी चाहिए ना सेलर के, तभी तो वो मुझे देगा, तो उसका जो उसके पास राइट था वो मेरे पास जाएगा। अभी जब मेरे सेलर के पास ही नहीं है वो चीज है, तो वो उस चीज का अगर प्रॉपर्टी मेरे सेलर के पास ही नहीं, तो वो ट्रांसफर कैसे कर पाएगा इंस्टेंटली? बेसिकली बात यह है, जो दुकान पे फोन रखे होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो सेलर के पास होती है। अब अगर सेलर के स्टॉक में कोई सामान नहीं तो उसकी प्रॉपर्टी भी उसके पास नहीं, उसकी प्रॉपर्टी मैन्युफैक्चरर के पास है। अब जब सेलर के पास उसकी प्रॉपर्टी नहीं है तो सेलर मुझे ट्रांसफर कैसे कर देगा प्रॉपर्टी? इसलिए कहा गया कि एग्रीमेंट टू सेल के केस में प्रॉपर्टी इंस्टेंटली ट्रांसफर हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि सेलर के पास भी प्रॉपर्टी नहीं होती, वो ट्रांसफर कर ही नहीं सकता। जबकि सेल के केस में क्या होता है, मैं दुकानदार के पास गया तो मैंने कहा भाई तू मुझे ये आईफोन दे दे, इसका मतलब क्या है कि वो आईफोन की प्रॉपर्टी आईफोन की क्या बोलते अपना प्रॉपर्टी मुझे देगा, यानी जो आईफोन पे पहले उसका अधिकार था वो अधिकार अब मुझे देगा। तो अधिकार देने के लिए अधिकार होना भी तो चाहिए ना, बेसिकली ये चीज है। अगर गुड प्रेजेंट है उसके पास तो उसके पास अधिकार है, जब उसके पास भी अभी गुड्स नहीं है तो उसके पास उसका प्रॉपर्टी भी नहीं होने की गुड्स की, जब गुड्स ही नहीं तो प्रॉपर्टी भी नहीं, और जब प्रॉपर्टी नहीं तो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर इंस्टेंट हो ही नहीं सकता। बेस इतना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे गुड्स की डेफिनेशन। गुड्स की एक प्रॉपर डेफिनेशन है, मूवेबल चीज तो आती है लेकिन इसकी और थोड़ी ब्रॉडर डेफिनेशन है, वो हम आगे पढ़ेंगे। गुड्स के 3 टाइप है, एग्जिस्टिंग गुड, फ्यूचर गुड एंड कंटिजेंट गुड। तीनों समझ लेते हैं एक बार, ब्रॉडर ही है। एग्जिस्टिंग गुड मतलब जो गुड इस टाइम पे प्रेजेंट है, मतलब
जो गुड सेलर के पास उस टाइम पे प्रेजेंट है जब बायर उससे परचेस करने गया है, उस केस में उस गुड्स को कहेंगे एग्जिस्टिंग गुड। ठीक, क्लियर। मानिए मैं गया एक शॉप पे, मैंने फिर शॉप वाले से कहा कि नहीं नहीं कि भाई मेरे को ना क्या बोलते अपना, मेरे को दो तुम, वो उस बार बोला मेरे को ना एक बाइक दो, मेरे को बाइक दो, मेरे को बुलेट बाइक दो। तो मैं गया एक बुलेट के एक शोरूम में गया, मैंने कहा मेरे को बुलेट बाइक दो। तो उसके पास खड़ी थी बाइक, उसके शोरूम में बाइक मौजूद थी, जो मॉडल मुझे चाहिए था वो था, वो उसके पास था, उसके शोरूम में था। उस केस में से कहेंगे एग्जिस्टिंग गुड, मतलब वो गुड सेलर के पास एग्जिस्ट करती है, जो गुड मुझे चाहिए, इसलिए वो बन गई एग्जिस्टिंग गुड। फ्यूचर गुड कौन सी है? मैं गया शोरूम पे, मैंने कहा सर मुझे आप एक बुलेट दे दो। तो उसने कहा, शोरूम वाले ने कहा, बाइक वाले ने, अरे सर अभी बुलेट तो नहीं है, अभी स्टॉक नहीं है, आप कोई और बाइक देख लीजिए। मैंने नहीं नहीं, बाइक मतलब बुलेट, मेरे लिए बाइक मतलब बुलेट, और मुझे बाइक कोई नहीं चाहिए। तो उसने कहा सर ठीक है, अभी आपको कुछ टाइम रुकना पड़ेगा, मैं मंगा लेता हूँ, अपना स्टॉक मंगा लूंगा, तो मैं जब आप आ जाना, आप नंबर वगैरह यहाँ लिखवा दीजिए अपना, और जब आएगा हम आपको इंटीमेट कर देंगे, बता देंगे। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है, चलेगा। तो वो है फ्यूचर गुड। एग्रीमेंट में आज ही कर लूँ, चाहे मैं आज उसे पैसा दे दूँ या कुछ एडवांस में ही दे दूँ, तो एग्रीमेंट तो हमारा बन गया। लेकिन एग्रीमेंट बनने से के बाद भी वो गुड अभी प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए उसे कहेंगे फ्यूचर गुड। क्या कहेंगे उसे? फ्यूचर गुड, क्योंकि वो भी हमारे सेलर के पास प्रेजेंट ही नहीं है। कंटिजेंट गुड क्या है समझिए, कंटिजेंट गुड समझ लीजिए। इससे एग्जांपल से मैं दूंगा आपको कंटिजेंट गुड। मैं गया था शोरूम वाले के पास, मैं शोरूम वाले से कहा कि देखो भाई शोरूम वाले भैया, मेरे को चाहिए ओडी। अब हम बात नहीं करेंगे, भाई क्विक छोड़िए, वो ओडी पे आएंगे सीधा। मैं कहा मेरे को भाई चाहिए, मेरे को ओडी चाहिए, अब आई वांट ओडी। तो मैंने कहा मुझे को ओडी चाहिए। तो शोरूम वाला कहता है कि सर देखिए, ओडी हमने परचेस कर ली है, हम जहां से परचेस करके ला रहे हैं रास्ते में अभी शिपिंग में है। शिपिंग समझते हो ना, जहाज, जहाज में है। अगर जहाज हमारा सही सलामत आ गया, बिना डूबे दबाए आ गया, तो स्टॉक हमारे पास आ जाएगा। स्टॉक हमारे पास आ जाएगा तो हम आपको भेज देंगे। समझिए दोबारा से, ओडी मान लीजिए, ओडी या आप कोई ऐसी कार समझ लीजिए फॉरेन से एक्सपोर्ट। मान लीजिए मैं एक फॉरेन की लग्जरी कार मंगा रहा हूँ, बढ़िया करके एकदम फर्स्ट क्लास वाली, जो फॉरेन के मॉडल है, यहाँ पे डिजाइन ही नहीं इंडिया के अंदर। तो मैं जब उन्हें फॉरेन से मंगाऊंगा तो या तो बाय एयर आएंगे, या फिर बाय रोड आएंगे, या बाय वाटर आएंगे। बाय रोड में एकदम टाइम बहुत लगता है, बाय एयर एक्सपेंसिव ज्यादा होता है। तो जो इजिएस्ट ये होता है वो बाय वाटर ही होता है, यानी कि शिप यार्ड के थ्रू, शिप के थ्रू ही ट्रांसपोर्टेशन इजिली अच्छे तरीके से होता है जनरली। तो जो बिजनेस देखोगे आप, ज्यादातर उसमें शिप के जरिए ही एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसफर करते हैं। तो जब मैं फॉरेन से मंगा रहा था, उसने कार शोरूम वाले ने मुझसे कहा सर देखिए, शिप फॉरेन से चल पड़ी है, अगर शिप बिना टाइटैनिक बने हमारे इंडिया के पोर्ट पे आके उतर गई और कार उसमें से आ गई, तो कार आपकी, और अगर नहीं आ पाई तो हम नहीं कर पाएंगे। उस केस में उसे कहा जाएगा कंटिजेंट गुड। कंटिजेंट गुड मतलब एक ऐसी गुड वो जो अवेलेबल होगी अगर एक कंटिजेंट इवेंट के होने या ना होने से। किसी कंटिजेंट इवेंट के होने या ना होने से गुड की प्रेजेंस पर फर्क पड़ता है, उस केस में गुड को कहते हैं कंटिजेंट गुड। ठीक है, तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मान लीजिए अगर टाइटैनिक नहीं हुई तो गुड्स आपको मिलेगी। मतलब अगर वो शिप टाइटैनिक नहीं हुई, यानी कि वो शिप डूबी नहीं, तब जाके आपको वो लग्जरी कार मिल पाएगी जो हम फॉरेन से इंपोर्ट कर रहे हैं। इस तरीके से ऐसी गुड्स में, ऐसे केस में उस कार को कहेंगे क्या? कंटिजेंट गुड। अब अच्छा वो गुड क्यों है? कार, क्योंकि कार मूवेबल होती है, कार होती है मूवेबल। कार एक जगह से दूसरी जगह खुद भी चल के जा सकती है, चल के मतलब खुद भी ले जा सकते हैं उसको, और हम किसी और दूसरी कार या दूसरे इक्विपमेंट की सहायता से भी उसको ले जा सकते हैं। मतलब उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर करा जा सकता है, इसलिए वे है गुड। अगर गुड्स ही नहीं हो पाती तो क्या सौ का लग पाता? नहीं, गुड्स ही नहीं हो पाती तो सौ का लग ही नहीं पाता। लेकिन अब सौ का इसलिए लग पा रहा है क्योंकि कार भी एक गुड्स है। और कंटिजेंट क्यों है? क्योंकि अभी हम कह नहीं सकते कि वो डिलीवर हो पाएगी या नहीं। क्यों? क्योंकि हो सकता है भाई, सी में तो कुछ भी हो सकता है, समुद्र के अंदर कुछ भी हो सकता है। टाइटैनिक भी बन सकती है कार, मतलब पूरी शिप जाएगी तो कार भी जाएगी। तो अगर वहां शिप नहीं डूबी तो फिर कार आ जाएगी, फॉरेन से आ जाएगी, तो एग्रीमेंट बन जाएगा। तो बेसिकली कंटिजेंट गुड वे होती हैं जो किसी एक इवेंट के होने या ना होने पे डिपेंड करती है। एग्जिस्टिंग गुड हमने पढ़ा था, इसके अंदर फिर से तीन गुड है: स्पेशल गुड, स्पेसिफिक गुड, अनअसर्टेन गुड और असर्टेन गुड। उल्टा बोल दिया, स्पेसिफिक, असर्टेन और अनअसर्टेन।
ये तीन चीज समझते हैं। देखिए मैं आपको बेस यहाँ क्यों क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको एक बार पहले आइडिया होना चाहिए बेसिकली इस यूनिट के अंदर क्या कहा गया है। स्पेसिफिक गुड कौन सी होती हैं? स्पेसिफिक गुड ऐसी, मान लीजिए मैं गया शोरूम वाले के पास, मैंने कहा भाई देख, आईफोन वाले के पास, तो मैंने कहा देखिए मुझे ना व्हाइट कलर का आईफोन 13 जो ये सामने रखा है, उसके सामने उसने डिस्प्ले कर रखा था, मैंने उसकी तरफ को अपनी फिंगर करके कहा कि मुझे यही वाला आईफोन 13 जो व्हाइट कलर में ये रखा है यही चाहिए। तो मैंने उसे आइडेंटिफाई कर रखा है। तो मैंने कहा देखिए ये जो सामने रखा है ना, बिल्कुल मैंने उसको फिंगर करके दिखाई, देखिए ये सामने जो गुड्स रखा है, आईफोन रखा है, आईफोन 13 व्हाइट कलर का अच्छा वाला, ये मुझे चाहिए। उस केस में क्या हो गया, वो स्पेसिफिक गुड, मेरी स्पेसिफिक डिमांड है कि मुझे यही पीस चाहिए, वो बन गया स्पेसिफिक गुड। स्पेसिफिक गुड माने जिसे हमने खुद से आइडेंटिफाई कर दिया कि हमको यही पीस चाहिए, तो उस केस में बन गया वो स्पेसिफिक गुड। अच्छा एसर्टेन गुड क्या होता है? मान लीजिए मैंने शोरूम वाले के पास कहा, मैंने कहा शोरूम वाले भाई मुझे ना आईफोन 13 व्हाइट कलर में दो। उसने कहा सर ठीक है मेरे पास पड़े हैं स्टॉक में, अभी लाता हूँ। उसने कहा मैं लाता हूँ, उसने डिस्प्ले नहीं कर रखा था, उसने कहा मैं लाता हूँ, वो लाएगा अपनी चॉइस से। अब उसके पास आईफोन कई सारे काफी होंगे व्हाइट में भी, उसके पास आईफोन कई कलर में होंगे, उसमें से वो व्हाइट चूज करेगा। जब चूज करके लाएगा, मान लीजिए उसके पास 10 आईफोन पड़े हैं, 10 में से वो एक आईफोन ला रहा है जो व्हाइट कलर का है 13 मॉडल में, तो जब वो चूज करके लाएगा ना, उसे कहेंगे असर्टेन गुड्स, क्योंकि उसने असर्टेन करा उस मॉडल को बचे हुए अनअसर्टेन मॉडल में से। ये असर्टेन थे 10 मॉडल, यानी कि 10 फोन थे, 10 में से सिर्फ एक ऐसा था जो व्हाइट था और जो क्या बोलते हैं आईफोन 13 का मॉडल था, जिसको जब शॉपकीपर इसमें से चूज करके लाएगा तो ये अनअसर्टेन जो थे 10 फोन, इसमें से एक फोन बन जाएगा असर्टेन, यानी कि एक फोन बन जाएगा असर्टेन। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो उन असर्टेन यानी कि जो कॉम्बिनेशन पर आता है, कॉम्बिनेशन में क्या होगा, व्हाइट भी होंगे, ब्लैक भी होंगे, रेड भी होंगे, 10 मॉडल के भी होंगे, प्रीवियस मॉडल के भी होंगे जो उस टाइम मार्केट में अवेलेबल होंगे। तो अनसर्टेन है ना कि भाई कौन सा चाहिए। लेकिन जब मैंने उससे कहा कि भाई मुझको 13 मॉडल का व्हाइट कलर का ही आईफोन चाहिए, तो वो उसमें गया स्टॉक में, तो स्टॉक है अनसर्टेन, स्टॉक में से वो सर्च करके निकाल के ला के दे रहा है ना मुझको आईफोन व्हाइट, वो बन गया असर्टेन। और अगर उसके बाद डिस्प्ले थी, मैंने ही अब तब से कहा कि नहीं मेरे को यही वाला चाहिए, उसको फिंगर करके दिखा दिया वही पीस चाहिए, उसके से बन गया वो स्पेसिफिक। अच्छा स्पेसिफिक असर्टेन में क्या फर्क है? स्पेसिफिक में हम अपने आप चूज करके दे रहे हैं, देखिए ये पीस है यही चाहिए। असर्टेन में हो सकता है एक से ज्यादा पीस हो, उसमें से उसकी चॉइस है, हो सकता है एक से ज्यादा व्हाइट कलर के फोन हो, उसमें से वो कोई सा ही पीस उठा के ला सकता है, उसके से बन गया वो असर्टेन। लेकिन स्पेसिफिक वो है कि जब मैं खुद कह दूं कि भाई मेरे को यही पीस चाहिए तो यही चाहिए, चाहे दूसरा ही व्हाइट है लेकिन नहीं मेरे को यही वाला आईफोन मांगता, उस केस में कहा जाएगा उसे स्पेसिफिक। प्राइस मतलब मनी कंसिडरेशन, और इसेंशियल कुछ इसेंशियल है वैलिड कॉन्टैक्ट के, ठीक है ना, वो सब हम देख लेंगे। तो बेसिकली हमारी पहली यूनिट के अंदर ये है। अब चलिए देखते हैं एक चीज को करते हैं। सबसे पहले करते हैं इंट्रोडक्शन। सेल ऑफ गुड एक्ट कब आया था? 1930 में आया था। ये करता है किस चीज के बारे में डील करता है? लॉज रिलेटिंग टू द सेल ऑफ गुड्स इन इंडिया। सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 किस चीज में डील करता है? ये डील करता है कि इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर सेल कैसे होगी किसी भी गुड्स की। ठीक, सेल ऑफ गुड एक्ट किस चीज में डील करता है कि भारत के अंदर जब भी कोई गुड बिकेगी तो उसकी डील कैसे होगी, यानी कि उसके बिकने के क्या प्रोसीजर होंगे या क्या चीज होगी, वो हमारा सो का बताएगा। क्या फॉरेन में बता सकता है? मान लीजिए कोई फॉरेन में, मान लीजिए नेपाल में या भूटान में अगर कोई चीज बिकेगी तो उस पर सो का लगेगा? नहीं, ये इंडिया का लॉ है इसलिए इंडिया पे ही लगता है। जनरली लॉ एक कंट्री के ही होते हैं, ये भी इंडिया स्पेसिफिक लॉ है तो इंडिया पे ही लगेगा। ठीक, दिस एक्ट इज मेनली बेस्ड ऑन अंग्रेज लॉ, यानी कि इंग्लिश लॉ। भाई 1930 का है ये, तो 1930 में आया, लेकिन देखिए ये किस पे बेस्ड था? 1893, यानी कि ब्रिटिशर्स का 1893 का सो का एक्ट था, उसका हमने CTRL-C करके कॉपी करा, अपने यहाँ लाए, अपने कंप्यूटर में CTRL-V करा, पेस्ट करा और इधर लाकर चिपका दिया। कब करा? ये 1930 में। ये इंग्लिश लॉ पे बेस्ड है, जो इंग्लिश लॉ था 1893 का। तो 1930 से पहले ये जो था ना सो का तो 1930 में बना, उससे पहले ये चीज कवर थी किसमें? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के चैप्टर नंबर 7 में, ये मैं आपको बता चुका। इसीलिए आप देखोगे जहां भी कहीं बात होगी ये कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बात ही करेगा। सो का जो बात करेगा वो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बात करेगा, बस फर्क इतना है वो गुड्स के सेल के रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट से बात करेगा। मतलब
गुड को किस तरीके से बेचा जा रहा है, उसके जो कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे उसके बारे में बात करेगा सोगा। तो सोगा भी एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ही बात करता है, इसलिए ये पहले कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट था। लेकिन बाद में जरूरत पड़ी कि नहीं से अलग एक्ट बना दो, भी काफी बड़ा हो गया, तो इसके लिए एक घर अलग घर बना दो, इसलिए इसको एक अलग 1930 का एक सोगा एक्ट बना के दे दिया। दिस एक्ट बिफोर दिस एक्ट कम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 जुलाई 1913। मतलब ये एक्ट 1 जुलाई 1930 से पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल हो गया, इन्फोर्सेबल हो गया, होल ऑफ इंडिया। ठीक, इस एक्ट का स्कोप क्या है, मतलब ये एक्ट कितनी चीजों पर लग सकता है, कहें तो इसकी बाउंड्री क्या है, इसकी लिमिट क्या है। द प्रोविजन ऑफ एक्ट आर एप्लीकेबल टू द कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटेड टू द सेल ऑफ गुड्स विच मैन मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या कह रहा है ये एक्ट, सिर्फ लग सकता है मूवेबल प्रॉपर्टी की सेल पे, मूवेबल प्रॉपर्टी की सेल पे। अच्छा, ये मूवेबल प्रॉपर्टी मैं आपको बता चुका, जो ट्रांसफर हो सके एक जगह से दूसरी जगह, इसकी एक ब्रॉडर डेफिनेशन आगे है। बहरहाल, क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी में सोगा लग सकता है? नहीं, इमूवेबल प्रॉपर्टी में टोपा लगता है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। बेसिक इतना। अब डेफिनेशन आएंगे, ये कुछ इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, इनसे ही सारा बेस हमारा बनेगा। सबसे पहले डेफिनेशन, बायर एंड सेलर, बेचने वाला और खरीदने वाले की डेफिनेशन ये को देनी पड़ी, क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती है कुछ चीजों में, क्योंकि कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन नाउडे। कॉमन सेंस इतना कॉमन नहीं है, लोग काफी चीज करते हैं, कुछ जुगाड़ कर देते हैं कि नहीं नहीं हम तो बायर ही नहीं, हम तो सेलर ही नहीं, ऐसे करके चीजें करने लगे। इसलिए बताना पड़ा कि देखिए बायर मतलब ये, सेलर मतलब ये। बायर मतलब क्या, हु बाइज और एग्री टू बाय, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हु बाइज और एग्री टू बाय गुड नॉट सर्विस। ठीक, देखिए ऐसे क्यों बोला इसने, बायर मीन्स हु बाय, ये तो सबको पता है कि खरीदार कौन होता है, जो खरीदता है, ये सबको पता है, इतना जनरल था। लेकिन इसके साथ एक और है, और एग्री टू बाय, यानी कि खरीदने वाला है, या तो खरीदता है या एग्रीमेंट कर रहा है कि आने वाले टाइम में खरीद देगा। ऐसा बंदा जो किसी गुड को खरीद रहा है, या ये कह रहा है कि मैं आने वाले टाइम में खरीद दूंगा, उसका एग्रीमेंट आज बना रहा है, फ्यूचर में खरीद देगा, उस केस में उस बंदे को कहेंगे बायर। ठीक, अच्छा तो फिर सेलर क्या होगा, सेलर इसका उल्टा होगा। सेलर मीन्स हु पर्सन हु सेल और एग्री टू सेल। सेलर मतलब वो बंदा जो बेच रहा है, यह कहेगा कि कह रहा है कि मैं आने वाले किसी टाइम में बेचूंगा, उस केस में बन जाएगा वो सेलर। बेसिक से कॉन्सेप्ट। तो ये वही कह रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री चीज है ये। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आपने पढ़ा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स सारे इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो ना आप, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब जो साथ साथ चलेंगे, मतलब जैसे बोर्ड और चौक, ब्लैक बोर्ड एंड चौक, अगर ब्लैक बोर्ड की सेल होगी तो चौक की सेल बढ़ेगी, ऐसा आप पढ़ते हो इकोनॉमिक्स में। इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, बायर एंड सेलर, अगर चीजें बने बेचने वाला होगा तभी चीजें खरीदने वाले होंगे, ये इसका उल्टा कहें, अगर चीजें खरीदने वाले होंगे तभी चीजें बेचने वाला भी होगा। मान लीजिए किसी चीज की डिमांड ही नहीं, तो उसको बेचने वाला भी कोई नहीं होगा, कोई उसका प्रोडक्शन ही नहीं करेगा ना। मानिए कोई ये चीज है जिसकी डिमांड ही नहीं है, तो उसको बनाएगा ही क्यों कोई, और बनाएगा नहीं तो अब सेलर का होने का सवाल ही नहीं है। तो इसलिए कहा गया ये कंप्लीमेंट्री है। ठीक है ना, तो अब हम पढ़ते हैं गुड्स की बात। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, गुड की याद रखना, इसको इस पर डायरेक्ट भी आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर कोई चीज गुड्स ही नहीं बन पाई तो उस पर सोगा ही नहीं लग पाएगा। आप ये मान के चलिए, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, हर तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी गुड कहलाती है। ठीक, इतनी बात पढ़िए पहले। क्या बोला इसने, गुड मीन एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। आप मुझे बताइए, कार गुड है, टैक्सी, उसके बाद अपना क्लोथ्स, मोबाइल फोन, लैपटॉप भी गुड्स है, उसके बाद अपना क्या बोलते हैं अपना फैन भी गुड्स है। हाँ, फैन भी गुड्स होता है, क्योंकि फैन भी एक जगह से दूसरी जगह जब बिकता है, जब तक सेटल नहीं करते, हम छत पे नहीं लगाते या कहीं भी नहीं फिट करते, फिटिंग से पहले वो भी मूवेबल होता है, यानी कि वो भी गुड्स है। ठीक, तो बेसिकली गुड्स क्या है, वो जो चीजें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकती हैं। ठीक, इतना आप समझ चुके इतनी डेफिनेशन। मतलब एक बार और पूछ लेता हूँ, क्या बोलते हैं अपना, क्या बोलते हैं यार, अपना लैपटॉप गुड है। हाँ, उसके बाद अपना पल्सेस जो दाल होती हैं वे गुड्स होती हैं। हाँ, क्योंकि वे एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, बिल्कुल बाकायदा। हॉर्स गुड है। हाँ, हॉर्स भी गुड है, क्योंकि घोड़ा भी चलता फिरता है, एक जगह से दूसरी जगह मूवेबल कर ट्रांसफर हो सकता है। ठीक, तो गुड्स मतलब जो चीजें मूव कर सकती हैं। अदर देन, अब अदर देन बोलने का मतलब कि ये चीजें
आपको लग सकता है कि ये मूव कर रही हैं, लेकिन ये फिर भी गुड्स नहीं बनेंगी। अदर देन का मतलब हम कुछ चीजों को निकाल रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि जो भी चीजें मूव करती हैं वो गुड्स हैं, जो भी प्रॉपर्टी मूव करती हैं वो गुड्स हैं, यानी कि जो प्रॉपर्टी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं वो गुड्स हैं। ठीक। अब ये कह रहा है कि नहीं नहीं यार ऐसे दिक्कत हो जाएगी, हम कुछ चीजों को गुड्स से हटाएंगे। ठीक, अब देखते हैं क्या क्या हटा रहे हैं। अदर देन एक्शनेबल क्लेम। अब एक्शनेबल क्लेम का सबसे पहले मतलब समझिए। अभी एक बार हम दोबारा से समझेंगे। गुड्स माने जो चीज एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकती है उन्हें कहेंगे गुड्स। क्या कार मूव हो रही है? हाँ, कार गुड्स है, लैपटॉप गुड्स है, फर्नीचर गुड्स है, सब चीज गुड्स है जो मूव हो रही हो, जिस टाइम बिकेंगे उस टाइम मूव हो। लेकिन इसके अंदर एक्शनेबल क्लेम नहीं आता। अब बात करिए जाएगा एक्शनेबल क्लेम है क्या। एक्शनेबल क्लेम आर द क्लेम विच आर इन्फोर्सेबल ओनली बाय द एक्ट ऑफ शूट। यानी कि जो किसी शूट यानी किसी के कोर्ट के केस के बेस पे एक्ट होगा वो गुड्स के अंदर नहीं आएगा। जैसे कि डेब्ट। ए डेब्ट इज नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी और अ गुड। डेब्ट माने कर्जा, यानी मान लीजिए किसी को हमने अपना लोन दिया, किसी को हमने अपना मनी दिया, अब वो मनी नहीं लौटा रहा तो हम शूट कर रहे हैं, केस कर रहे हैं कोर्ट में, तो उधर से हमें पैसा रिकवर होगा, तो क्या ये जो हमने केस करा इसे गुड्स कहेंगे? नहीं, ये गुड्स है ही नहीं। तो जो डेब्ट होता है ये मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होता, या ये कहें तो ये गुड्स नहीं होता। इवन द फिक्स डिपोजिटरी रिसिप्ट यानी एफडीआर आर कंसिडर एज गुड। लेकिन इसका उल्टा देखिए, ये कागज है, पहला कागज क्या है, जो हमने लोन दिया उसका कागज होगा, हम कागज कोर्ट में ले जाएंगे, कोर्ट हमें इन्फोर्स करवा के देगा, तो वो गुड्स नहीं है। लेकिन इसका उल्टा देखिए आप, एफडी समझते हो फिक्स डिपॉजिट। जब हम बैंक में जाते हैं, बैंक से कहते हैं कि यार हमें अब हमें ना 10 साल बाद या 20 साल बाद एक इतना फिक्स अमाउंट चाहिए, अब हमें एक फिक्स डिपॉजिट बना के। तो जो एफडी बना के देता है हमें बैंक, उसका जो हमें डॉक्यूमेंट देता है ना एफडी का, उसे गुड्स कहा गया है सेक्शन नंबर 176 के अंदर, किसके? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। या फिर कहें तो विद उसको रीड करना है सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 7 और सोका के साथ। ठीक है ना। तो जो एफडी का डॉक्यूमेंट होगा यानी जो हमारी एफडी होगी बैंक में, वो गुड्स के अंदर आ रहा है। यानी कि अगर हम एफडी को ट्रांसफर करेंगे उस केस में उस पर 100 का लग जाएगा, हाँ, लेकिन क्या हमारे एक्शनेबल क्लेम रिकवर होंगे तो उस पर 100 का लग पाएगा? नहीं, उस पर 100 का नहीं लग पाएगा। क्यों? क्योंकि एक्शनेबल क्लेम को बाहर कर दिया गया है गुड्स की डेफिनेशन के लिए 100 के अंदर। ठीक। एंड मनी, मनी माने पैसा। अच्छा, मनी को बाहर करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि मान लीजिए मनी तो ट्रांसफर होती रहती है, आज मेरे पास है, मैं आप कल को आपको दे दूं, या आप मुझको दे दो, फिर परसों को कोई और किसी और बंदे को ट्रांसफर होगी, तो ऐसे कितने एग्रीमेंट बन जाएंगे? ऐसे तो एग्रीमेंट बनाने में ही रहेगा ना बंदा। इसलिए कहा गया कि मनी को हम गुड्स की डेफिनेशन से बाहर करते हैं। ऑल दो वैसे ही मनी इज द लीगल टेंडर, वो हर कोई नहीं इशू कर सकता उसको, उसे इशू करने का अधिकार सिर्फ आरबीआई के पास है। इसलिए कहा गया कि मनी इज अ लीगल टेंडर, उसे इशू करने का अधिकार सिर्फ आरबीआई के पास है, इसलिए मनी को हम गुड्स के अंदर नहीं मानेंगे। ऑल दो मनी इज आल्सो मूवेबल। आज पैसा मेरे पास है, कल को मूव हो गया किसी और के पास चला जाएगा, किसी और का से मैं ले लूंगा। मतलब मैंने मान लो जॉब करी, तो जॉब की मुझे सैलरी मिली, तो सैलरी की बनी पहले किसी और के पास थी, मेरे एम्प्लॉयर के पास थी, एम्प्लॉयर से मेरे पास आई, तो इस तरीके से ट्रांसफर होती है। लेकिन फिर भी ये गुड्स के अंदर नहीं आएंगी, तो इतनी चीज नहीं आएंगी। इतनी डेफिनेशन आप पढ़िए। सबसे पहले कहा गया कि मान दुनिया में जितनी चीजें एक जगह से दूसरी जगह मूव होती हैं सब गुड्स हैं, बात खत्म। उसके बाद कहा नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको, सब चीज तो है लेकिन दो चीज को छोड़ के। कौन सी दो चीज को? ऑक्शनेबल क्लेम और मनी। ऑक्शनेबल क्लेम माने जो हम डेब्ट वगैरह रिकवर करते हैं अपना कोर्ट के जरिए, वो नहीं है गुड्स। उसके बाद मनी, क्या मनी माने हमारा पैसा। लेकिन जो एफडीआई होती है यानी कि फिक्स डिपॉजिट होता है हमारा बैंक में, उस केस में वो फिक्स डिपॉजिट की जो रिसिप्ट होती है यानी कि जो फिक्स डिपॉजिट को जमा करने के बदले हमें एक डॉक्यूमेंट देता है बैंक, वो डॉक्यूमेंट हमारा गुड्स के अंदर आता है। ठीक। उसके बाद इतनी चीज तो हमारी एक्सक्लूड कर दी, एंड इंक्लूड। लेकिन अब आप इसमें कुछ चीज मान के चलना, ये चीजें आपको लगेंगी नहीं कि गुड्स हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये चीज भी गुड्स हैं। कुछ चीजें आपको लगेंगी नहीं कि ये गुड्स है, क्योंकि आपको लगेगा नहीं ये मूव हो पाएंगी, लेकिन वो चीज भी गुड्स हैं। दोबारा से बता रहा हूँ, गुड मतलब दुनिया की सारी चीज जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं वो गुड्स हैं, दो चीज को छोड़ के। ऑक्शनेबल क्लेम और मनी के अलावा जितनी भी चीज दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकती हैं वे सब गुड्स है, बात खत्म। लेकिन कुछ चीजें हम आपको बता रहे हैं कि ये चीजें भी गुड्स के अंदर आती है। इट्स इंक्लूड, इंक्लूड माने इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इसके अलावा भी सब चीज है, लेकिन ये चीज तो है ही। ये हम आपको ऐसा क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि ये चीज भी गुड्स के अंदर आएंगी। क्यों ऐसा क्यों करना पड़ा है? क्योंकि शायद आपको ना लगे कि ये चीज गुड्स के अंदर आएंगी, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ये चीज भी गुड्स के अंदर आती है। क्या? स्टॉक,
स्टॉक माने जो हमारे स्टॉक पड़े रहते हैं वो सब भी गुड्स के अंदर आएंगे। जैसे गोडाउन में स्टॉक पड़ा है या जो भी चीज स्टॉक में होती है या कोई भी चीज का अगर स्टॉक है तो गुड्स में अंदर है। अब स्टॉक माने कि आप मान लेते कि आप गोडाउन में आपके सामान पड़ा है, आप सोचोगे यार ये तो ट्रांसफर ही नहीं हो रहा, एक जगह स्टेट है, तो क्या वो गुड्स है? हाँ, वो फिर भी गुड्स है, क्योंकि आप उसे उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हो। उसको उठाओगे, उठा के दूसरी जगह रख दोगे, तो वो मूवेबल तो है ना। अब ये तो नहीं कि वो एक जगह रखी है तो मूवेबल ही नहीं रही। एंड शेयर्स माने शेयर बाजार वाले, जो शेयर बाजार वाले शेयर होते हैं ना, वे भी गुड्स के अंदर आते हैं। अब आपको लगेगा सर वे तो ट्रांसफर ही नहीं होते कहीं से, होते हैं। वे दिखते भले ही नहीं, उनका सिर्फ सर्टिफिकेट दिखता है, शेयर नहीं दिखता, लेकिन शेयर फिर भी ट्रांसफर होता है। आज शेयर को मैंने परचेज करा, कल को मैंने किसी और को सेल कर दिया, परसों को वो किसी और को सेल करेगा, तो उस केस में वो शेयर होते हैं वे भी गुड्स के अंदर आप आ जाते हैं। ठीक। ग्रोइंग ग्रास मतलब उगती हुई घास, जो घास उग गई है। बहुत सी घास बहुत एक्सपेंसिव होती है यार, बहुत अच्छी होती है। दवाई दवाई वगैरह जो बनती है ना, बहुत सी घास उसके अंदर पड़ती है। जो टैबलेट वगैरह मेडिसिन बनती है, कुछ घास का यानी कुछ ग्रास का भी यूज करा जाता है उन टैबलेट्स में, इसलिए वे ग्रास बाकायदा बिकती हैं। अब क्या है, अब दिक्कत यह है कि ग्रास जो है वो तो धरती के साथ रह, वो तो मूवेबल नहीं है। मूवेबल नहीं मतलब जब तक हम उसको उपाड़ेंगे नहीं या उसको मतलब क्या बोलते हैं काटेंगे नहीं, तब तक वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। जहां वो अर्थ से अटैच है, अर्थ से अटैच ही रहेगी। दोबारा से बताता हूँ, देखिए दुनिया में आप जितनी चीज देखते हैं, सब जितनी चीज आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती हुई देख रहे हैं, सब गुड्स हैं। दो चीज के अलावा, क्या? ऑप्शनेबल क्लेम और मनी के अलावा। लेकिन हम कुछ चीज आपको एडिशनल बता रहे हैं कि ये चीज भले ही आपको गुड ना लगे, लेकिन फिर भी ये चीज गुड्स ही कहलाएंगी। क्या है वे चीज? स्टॉक, शेयर एंड ग्रोइंग क्रॉप्स। ग्रोइंग क्रॉप्स माने जो आपने क्रॉप्स वगैरह उगाई हैं। माने आपने गन्ना उगाया, शुगर कैन उगाया, तो शुगर कैन क्या गुड्स है? शुगर कैन ट्रांसफर तो हो नहीं पाएगा क्योंकि वो धरती से अटैच है, तो वो गुड्स नहीं कहलाया जाएगा, क्योंकि धरती में गड़ा हुआ है, कैसे ट्रांसफर करोगे आप? लेकिन अगर आप उसे काट के बेच सकते हो तो वो गुड्स है। एंड थिंग विच अटैच्ड और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, यानी कि ऐसी चीज जो धरती से जुड़ी हुई है या फिर कहें तो धरती का पार्ट है, वो गुड्स कहलाएंगी अगर विच आर एग्री टू बी शीबियर्ड और सेपरेट फ्रॉम द लैंड बिफोर द सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। यानी कि अगर उन्हें बेचने से पहले उनको धरती से अलग करा जा सकता है, उस केस में वो चीज कहलाएंगी गुड्स। मानिए जैसे गन्ना है, गन्ना धरती का पार्ट है क्योंकि धरती के अंदर उगाया जाता है, तो धरती से जुड़ा हुआ होता है। जब तक वो धरती से जुड़ा हुआ है, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हो सकता। क्योंकि वो ट्रांसफर नहीं हो सकता तो गुड्स के अंदर नहीं आ रहा। लेकिन जब भी शुगर कैन बिकता है, उसको पहले काट देते हैं, धरती से अलग कर देते हैं और फिर ले जाकर उसको बेच देते हैं, तो क्या उस केस में वो गुड्स के अंदर आएगा? हाँ, क्योंकि उसे धरती से अलग कर दिया, धरती से सीबियड कर दिया, सेपरेट कर दिया। सीबियड कह दो या सेपरेट कह दो, धरती से सीबियड या सेपरेट कर दिया उस गन्ने को शुगर कैन को बेचने से पहले। इसलिए अब क्योंकि हमने उसे धरती से अलग कर दिया, उसे काट दिया धरती से, इसलिए अब वो कहलाया जाएगा गुड्स। लेकिन जब तक वो धरती के साथ अटैच्ड है, तब तक वो गुड्स के अंदर नहीं आएगा। घास भी ऐसी होती है, कुछ घास ऐसी होती है जो बिकती है मार्केट में बाकायदा, तो उन्हें बेचने से पहले उन घास को काटना पड़ता है। तो जब उन्हें धरती से अलग करा जाता है, उसके अलग करने के बाद बन जाती है वे गुड्स। लेकिन अलग करने से पहले वे होती हैं, क्या बोलते हैं, मूवेबल गुड्स। उस अलग करने से पहले होती है वे इमूवेबल। तो इमूवेबल गुड्स नहीं आती, इमूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल गुड्स नहीं आएंगी किसके अंदर? इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आती गुड्स के अंदर। और गुड्स के एग्रीमेंट आता है सोका के अंदर। इसलिए जब तक गन्ना धरती से लगा हुआ है, तब तक अगर वो गन्ना खड़ा खड़ा बेच रहे हो ना आप, तो वो सोका के अंदर नहीं आएगा। लेकिन आप उसे काट के बेचोगे तो सोका के अंदर आ जाएगा। बेस इतना मानिए आप। ऑक्शनेबल क्लेम बता चुका। तो गुड्स की आप डेफिनेशन समझ लीजिए, एक बार रीड कर लीजिए इसे, इजी है। मैं दोबारा बताता हूँ, जितनी दुनिया में आप मूवेबल चीज देखोगे सब गुड्स हैं, दो चीज के अलावा। कौन? ऑक्शनेबल क्लेम और मनी के अलावा। ठीक। लेकिन हम आपको कुछ चीज बता रहे हैं, शायद ये आपको गुड्स ना लगे, लेकिन ये चीज भी गुड्स है। क्या? स्टॉक गुड्स है, शेयर गुड्स है, ग्रोइंग क्रॉप्स गुड्स है, ग्रास यानी घास गुड्स है, और ऐसी थिंग जो भी धरती के साथ अटैच्ड है, सब गुड्स है। ये धरती का पार्ट है, वे भी गुड्स है। लेकिन अगर हम उन चीजों को काट सकते हैं या धरती से अलग कर सकते हैं बेचने से पहले या एग्रीमेंट बनाते टाइम, बिफोर द सेल और एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट ऑफ सेल, उस केस में वो चीज गुड्स के अंदर आ जाएंगी। ठीक। एक्शनेबल क्लेम बता चुका। गुड्स इनको बहुत इंटेंजेबल और टेंजेबल गुड्स।
इंटेंजिबल गुड्स कौन सी होती हैं जिन्हें हम छू देख नहीं सकते, टेंजिबल गुड्स कौन सी होती हैं जिनको हम छुआ या देखा जा सके। तो जैसे गुडविल है, गुडविल को हम छू या देख सकते हैं नहीं, गुडविल को हम महसूस कर सकते हैं। कैसे महसूस करेंगे? जैसे मानिए उस इंडस्ट्री में सारे जो और कंपटीटर हैं वे कमा रहे हैं महीने का 20 लाख रुपए प्रॉफिट, आप कमा रहे हो महीने का 40 लाख रुपए प्रॉफिट। तो जो एडिशनल का 20 लाख कमा रहे हो पूरी मार्केट से ऊपर, वो आप अपनी गुडविल की वजह से कमा रहे हो, तो गुडविल फील होती है। लेकिन गुडविल को हम छू नहीं सकते या गुडविल को हम देख नहीं सकते, बस इसलिए कहेंगे गुडविल इज अ इंटेंजिबल गुड। इंटेंजिबल एसेट के अंदर आती है गुडविल, अकाउंट के अंदर भी। लेकिन फिर भी गुडविल भी गुड्स है। तो क्या गुडविल के सेल के टाइम भी 100 का लगेगा? हाँ, गुडविल की सेल के टाइम भी 100 का लगेगा। कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क ये सब दिखते नहीं है, लेकिन जब इनकी सेल होगी, इनका ट्रांसफर होगा, तब भी 100 का लग जाएगा। गैसेस वगैरह, वाटर, चलिए बार्डर तो आप एक बार को देख लेते हैं। हाल तो वो भी एक रिफ्लेक्शन होता है हमारा, बार्डर का भी कोई कलर नहीं होता, वो भी हमारा सिर्फ आइस का रिफ्लेक्शन है। लेकिन फिर भी आप मानिए, स्टीम माने भाप, और बिजली को नहीं देखते हम, बल्ब जलता है तो बल्ब जलता है, वो बिजली नहीं होती। इलेक्ट्रिसिटी को देखा नहीं जा सकता, ठीक, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी भी गुड्स के अंदर आती है। तो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन, दो चीज के अलावा, ऑप्शनेबल क्लेम और मनी। लेकिन इसमें कुछ चीजें इंक्लूड कर जाते हैं। क्या? स्टॉक एंड शेयर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड ऐसी चीजें धरती से जुड़ी हुई है, धरती का पार्ट है। एग्जाम्पल, मान लीजिए जैसे कोई चीज धरती को टच कर रखी है, मान लीजिए कोई चीज धरती पे, जैसे बिल्डिंग क्या होती है? धरती में जुड़ी हुई होती है। तो क्या बिल्डिंग गुड्स है? नहीं, इसी वजह से नहीं है। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग को हम अलग से काट के अलग नहीं रख सकते। मान लीजिए बिल्डिंग हमने यहाँ बनाई, तो हम बिल्डिंग को काट के या बिल्डिंग को उठा के दूसरी जगह नहीं रख सकते, इसलिए वो गुड्स की डेफिनेशन के अंदर नहीं आ रही। और अगर हम बिल्डिंग को धरती से अलग करके, सीवियर करके किसी और जगह रख के बेचेंगे, तो फिर वो गुड्स के अंदर नहीं आएगी। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली अभी तो पॉसिबल नहीं है कि हम पूरी की पूरे किसी मकान को या पूरी की पूरी बिल्डिंग को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख पाए। इसलिए आज तक के टाइम में बिल्डिंग गुड्स के अंदर नहीं है। लेकिन हो सकता है फ्यूचर में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि हम पूरे के पूरे घर को या पूरी की पूरी बिल्डिंग को, 15-20 मंजिला बिल्डिंग को एक जगह से दूसरी जगह उठा कर रख पाए, तो जब हम कहेंगे कि बिल्डिंग भी गुड्स के अंदर आ जाएगी। लेकिन आज के टाइम पे बिल्डिंग गुड्स के अंदर नहीं आती। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में आपको ये बता चुका था, लेकिन अब इसकी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला है एग्जिस्टिंग गुड। एग्जिस्टिंग गुड मतलब जो गुड्स सेलर के पास प्रेजेंट है उस टाइम पे, जिस टाइम पे हम जा रहे हैं सेलर से परचेस करने, उस केस में उसे कहेंगे, या कहें तो जिस टाइम हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना रहे हैं उसके बाद जाके कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, उस टाइम पे अगर उसके पास प्रेजेंट है तो उसे कहेंगे एग्जिस्टिंग गुड। और वो कह रहा है कि साहब आप कॉन्ट्रैक्ट बना लीजिए, कोई नहीं, हम गुड्स मंगा लेंगे, अभी हमारे स्टॉक में नहीं है, तो वो बन जाएगी फ्यूचर गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स आर द सच गुड्स विच आर एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जिस टाइम मैं उसको दुकानदार के पास गया, मैंने कहा कि साहब मुझे ला दीजिए, ले लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ आपको, आप मुझे दे दीजिए। अगर उस टाइम पर उसके पास है वो गुड्स, तो कहेंगे गुड्स एग्जिस्टिंग गुड है, और नहीं है तो फ्यूचर गुड बनेगी। ओन्ड एंड पजेस बाय द सेलर। सेलर के पास उसकी पोजेशन भी होनी चाहिए और ओनरशिप भी होनी चाहिए, दोनों अलग चीज है। पोजेशन होना मतलब सेलर के पास वो गुड्स मौजूद होनी चाहिए और उस गुड्स पर अधिकार भी होना चाहिए सेलर का। मान लीजिए, जस्ट टाइम, सॉरी, मानिए जैसे एक सेलर है, मैं गया एक सेलर के पास, सेलर ने कहा सर, मैंने कहा एक फोन दीजिए, मुझे सेकंड हैंड फोन चाहिए। पहले सेकंड हैंड फोन की बहुत मार्केट थी इंडिया में, सेकंड हैंड फोन ले लेते, महंगा फोन रहते थे, वे सस्ते मिल जाते थे। अब क्या होता था, लोग चोरी कर लेते, कुछ चोर होते थे, वे चोरी करके बेच देते थे उसमें, तो वो दिक्कत पड़ी। तो इसलिए सेकंड हैंड फोन की मार्केट को, और ये इकोनॉमी में फायदा भी नहीं होता। आप देखना, जब आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो ना, नेशनल इनकम पढ़ोगे, तो उसमें देखोगे जो सेकंड हैंड की जो सेल होती है ना, उससे हमारी जीडीपी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। तो दोनों तरफ से नुकसान था, इकोनॉमी को भी नुकसान था और वो मोरल के भी अगेंस्ट था। इसलिए अब सेकंड हैंड जो गुड्स हैं उनकी थोड़ी सेल पर कंट्रोल रखा गया, अब उतनी नहीं हो पाती, इतना लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं रहा। लेकिन सस्ते के चक्कर में लोग अब भी ले लेते हैं कहीं की। तो जैसे मैं मान लीजिए कोई दुकानदार के पास गया, एक बंदा है एक्स गया दुकानदार के पास, शॉपकीपर का एक्स ने शॉपकीपर से कहा कि मुझे आप एक पुराना आईफोन दीजिए। उसने दिया, उसने कहा देखिए नया फोन तो 1.5 लाख रुपए का है ये, लेकिन हम आपको सिर्फ 50,000 रुपए में दे देंगे, आप भी ले लीजिए। एक्स ने कहा ठीक है सर, दे दीजिए, कंडीशन बढ़िया दिया उसकी फोन की, तो एक्स ने कहा सर दे दीजिए। लेकिन वो फोन था चोरी का, तो पोजीशन सेलर के पास थी, मतलब वो फोन सेलर के पास, पोजीशन मतलब वो गुड्स होना, तो वो गुड्स सेलर के पास था, हाँ, लेकिन क्या उस गुड्स की ओनरशिप थी उसके पास? क्या उस गुड्स की लीगल ओनरशिप थी सेलर के पास? नहीं, वो चोरी का माल था।
तो उस केस में उसे एग्जिस्टिंग गुड्स के अंदर नहीं लाएंगे, वो इलीगल चीज होगी, इसलिए उसे कहा गया उसे एग्जिस्टिंग गुड्स के अंदर, एग्जिस्टिंग गुड्स के अंदर तो ले आएंगे। क्यों? क्योंकि और है बीच में, एंड नहीं है, मतलब ओनरशिप हो या पोजीशन हो, दोनों केस में चलेगा। लेकिन क्या वो लीगली है? नहीं, वो इलीगल है, वो चीज लीगली नहीं आएगी। लेकिन क्या वो गुड्स है, एग्जिस्टिंग गुड्स है? हाँ। क्यों? क्योंकि पोजीशन और ओनरशिप के बीच में और है, एंड नहीं है। मतलब या तो पोजीशन या ओनरशिप, दोनों में से कोई एक चीज भी होगी तो भी चलेगी, ठीक। लेकिन दोनों चीज होगी तो बढ़िया होगा, अच्छा होगा। वरना फिर ये डाउट रहेगा कि भाई ये कहीं चोरी का तो नहीं, चोरी का हुआ तो फिर दिक्कत रहेगी। उस केस में खरीदने और बेचने वाले दोनों पे केस चीजें जल्दी है, एक्शन होता है ना, तो वो चीज गलत हो जाएगी। तो ओनरशिप या पोजीशन, अगर दोनों में से एक भी चीज है उस गुड की, उस टाइम पे, उस टाइम जरूरी है, एट द टाइम, उस टाइम पे जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना रहे हो सेलर के साथ, अगर मौजूद है तो एग्जिस्टिंग गुड, नहीं मौजूद है तो फ्यूचर गुड्स, ठीक। अब एग्जिस्टिंग गुड के अंदर भी तीन पार्ट है। स्पेसिफिक गुड, जिसे आइडेंटिफाई और एग्री कर दिया है कॉन्टैक्ट बनाते टाइम ही। जैसे मान लो मैं गया शॉप के पास, मैंने कहा देखिए सर जो सामने आईफोन रखा है व्हाइट कलर का, आईफोन 13 वो मुझे चाहिए, बात खत्म। अभी आप अभी के अभी आप कॉन्टैक्ट बनाइए, लीजिए एडवांस पकड़िए, लीजिए पूरा मनी पकड़िए और मुझको अभी फोन दीजिए। तो कॉन्टैक्ट ऑफ सेल बनाते टाइम अगर वो गुड मौजूद था, उसे आइडेंटिफाई और एग्री कर लिया कस्टमर ने या कहें तो बायर ने, उस केस में कहा जाएगा कि वो गुड स्पेसिफिक गुड है। एग्जिस्टिंग है तो अभी स्पेसिफिक है, अगर वो गुड उसके पास ही नहीं होता तो मैं मांग ही नहीं सकता था कि देखिए भाई जो सामने गुड है वो ही दीजिए मुझे। एग्जिस्टिंग है लेकिन काफी सारे हैं, तो उनमें से काफी सारों में से आपकी जो नीड्स है उसके हिसाब से अगर आपके सेलर चूज करके ला के दे रहा है तो बन जाता है असर्टेन गुड, ठीक। एग्जिस्टिंग है लेकिन काफी सारे बंडल पड़े हैं, 1 लाख फोन, 1,000 फोन पड़े हैं, उसमें से आपसे कह दिया कि जाइए अपनी मर्जी से चूज करके लाइए, तो वो अनअसर्टेन है। जो बचे हुए फोन है वो अनअसर्टेन है। लेकिन आप जब कुछ अनअसर्टेन फोन में से किसी एक फोन को उठा के लाएंगे तो बन जाएगा असर्टेन गुड। मान लीजिए 100 फोन है तो 100 तो हो गए अनअसर्टेन, ठीक, 100 हो गए अनअसर्टेन अन। लेकिन जब आप 100 फोन में से एक फोन उठा के लाओगे, नहीं सर मुझे ये चाहिए, आपका सेलर देगा सर ये देखिए आप जो मांगा था वो ये फोन है, उस हिसाब से है, तो बन जाता है असर्टेन, ठीक है ना। तो अगर बंडल है तो अनसर्टेन, लेकिन उसमें से आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसका है तो वो असर्टेन। लेकिन ये तीनों चीज जब ही हो पाएंगी जब गुड एग्जिस्ट होगा, जब फोन अवेलेबल होगा सेलर के पास। फ्यूचर कौन से होते हैं? जो अभी तैयार नहीं है, या तो मैन्युफैक्चर की प्रोसीजर में है, या उनकी पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग बाकी है। मतलब ये तो रॉ मटेरियल है या डब्ल्यू है, जो चीज रॉ मटेरियल होगी या डब्ल्यू होगी अभी, वो कहलाई जाएगी फ्यूचर गुड। RM या डब्ल्यू उस केस में बन जाएगी वो फ्यूचर गुड। अभी FG नहीं बनी, ठीक। ये FG तो बन गई लेकिन अभी सेलर के पास मौजूद नहीं है, तो RM WIP या फिर FG है, मतलब गुड्स तैयार है लेकिन वो उससे उस सेलर के पास नहीं है, वो मैन्युफैक्चर के पास ही पड़ी है। तो FG है लेकिन वो मैन्युफैक्चर के पास है, उस केस में वो बन जाती है फ्यूचर गुड्स, ठीक। बेसिक इतना। कंटिंजेंट गुड, द एक्वाजिशन ऑफ गुड विच डिपेंड अपॉन द अनसर्टेन कंटिंजेंट इवेंट, उसे कहा जाएगा कंटिंजेंट गुड। यानी कि वो गुड बायर को मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो एक चीज के ऊपर डिपेंड होता है, और वो चीज कंटिंजेंट अनसर्टेन होती है, मतलब वो चीज हमारे हाथ में नहीं होती, ये ना हमें उस चीज का पता होता है कि ये चीज होएगी या नहीं होएगी। मान लीजिए मैं फॉरेन से कार मंगा रहा हूँ, तो बाय शिप आ रही है कार, तो हमको नहीं पता रास्ते में वो कुछ भी हो सकता है उसके साथ, क्योंकि भाई सी में तो तूफान वगैरह आते रहते हैं, तो हो सकता है टाइटैनिक बन जाए, तो हमारे गुड्स, हमारी कार भी टाइटैनिक बन जाएगी, और हो सकता है कि सही सलामत आ जाएगी। अगर ठीक आई तो हमें मिलेगी, नहीं आई तो नहीं मिलेगी, तो कंटिजेंट गुड है, ठीक है ना। बेसिक से इतनी है। तो कंटिजेंट गुड में क्या प्रॉपर्टी बायर के पास चली जाएगी? नहीं जाएगी। वो क्यों? क्यों प्रॉपर्टी बायर के पास नहीं जा रही कंटिजेंट गुड में? आप मुझे ये बताइए। कह रहे हैं कंटिजेंट गुड जो होती है, मतलब ऐसी गुड जो फ्यूचर में आएंगी या नहीं आएंगी कुछ नहीं पता, उसकी प्रॉपर्टी बायर, सेलर बायर को ट्रांसफर क्यों नहीं कर पाएगा? ट्रांसफर करके जब तो बायर के पास आएगी। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि अभी उसकी प्रॉपर्टी सेलर के पास ही नहीं है, अभी सेलर को ही नहीं पता उसकी उसे मिलेगी या नहीं मिलेगी, अभी तो उसकी प्रॉपर्टी मैन्युफैक्चर के पास है। तो उस केस में जब उसकी प्रॉपर्टी अभी सेलर के पास ही नहीं आई, उस केस में सेलर को भी
नहीं पता कि मिलेगी नहीं मिलेगी, इसलिए कहा गया कि जो कंटीजेंट गुड होती है उनकी प्रॉपर्टी बायर को नहीं मिल पाती जब कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। उनकी प्रॉपर्टी बायर को तभी मिल पाती है जब डिलीवरी होती है या फिर कहें जो सेल होती है एक्चुअल। ठीक, अब बात करते हैं डिलीवरी की। क्या होता है डिलीवरी का मतलब? डिलीवरी मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 20। इसमें देखिए दो चीजें, मीन्स माने यही डेफिनेशन है, कुछ इसमें प्लस माइनस आप नहीं कर सकते। ठीक, वॉलंटरी ट्रांसफर मतलब स्वेच्छा से, बाय अपनी खुद की मर्जी से। जब एक बंदा अपनी खुद की मर्जी से किसी गुड्स को दूसरी पर्सन को ट्रांसफर करता है, उस केस में कहा जाता है कि उस बंदे ने डिलीवर कर दी, उस गुड्स को की डिलीवरी कर दी या फिर वो गुड डिलीवर कर दी दूसरे बंदे को। लेकिन ये चीज वॉलंटरी होनी चाहिए, मतलब वो बंदा अपनी इच्छा से करना चाहिए। यानी उस पर मान लीजिए एक बंदा गया शोरूम में, एक बंदे ने शोरूम वाले से कहा मेरे को आईफोन चाहिए। शोरूम वाले कहा सर ये रहे आईफोन 3 पीस रखे हैं, आप कोई सा भी चूज करिए। जो बंदा गया था वो बंदा था 2 नंबरी, उसने निकाली, समझ गया आप, उसने निकाली, उसने उसके उस पर रख दी, मतलब गन पॉइंट पे उसने तीनों के तीनों फोन उससे ले लिए। तो क्या उसमें उस केस में डिलीवरी आनी जाएगी? नहीं, उस केस में वॉलंटरी चीजें नहीं हुई, उस केस में उन्होंने नॉन वॉलंटरी अपनी इच्छा से नहीं दिया, सेलर ने जबरदस्ती लेके गए, तो उस केस में डिलीवरी नहीं मानी जाएगी। जब कोई जबरदस्ती किसी बंदे से कोई सामान खरीद लेता है या छीन लेता है तो वो सामान को डिलीवर नहीं माना जाता। ठीक, ठीक है ना। बायर सेलर से बायर के पास पहुंचाना, वो भी बायर के पास पहुंचाना या ऐसे बंदे के पास पहुंचाना जो जिसे बायर ने ऑथराइज करा है अपनी इच्छा से। जब सेलर बायर को या किसी ऐसे बंदे को जिसे बायर ने ऑथराइज करा है गुड्स की प्रॉपर्टी या फिर गुड्स की पोजेशन ट्रांसफर करता है, प्रॉपर्टी नहीं पोजेशन, सॉरी पोजेशन माने वो गुड्स ट्रांसफर करता है, फिजिकल गुड्स ट्रांसफर करता है, उस केस में कहा जाता है कि गुड्स की हो गई डिलीवरी। लेकिन ये चीज वो अपनी इच्छा से करना चाहिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए उसके साथ। फॉर्म्स ऑफ डिलीवरी पढ़ लेते हैं और इसके बाद हम अपना आज का लेक्चर कंक्लूड करेंगे, आगे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। डिलीवरी की फॉर्म्स, एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी और सिंबॉलिक डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी मतलब आपके पास आईफोन है, आप मुझे सेल करना चाह रहे हैं, आपने मुझे आईफोन दे दिया, तो हो गया एक्चुअल डिलीवरी। ठीक, जब उस गुड का फिजिकली खुद पूरी की पूरी गुड फिजिकली ट्रांसफर हो जाती है तो उसे कहते हैं एक्चुअल डिलीवरी। ठीक, फिजिकल पोजीशन ट्रांसफर हो जाता है बायर को या फिर थर्ड पार्टी को, जिसे बायर ने कहा है ऑथराइज करा है कि मान लीजिए मैंने आपसे आईफोन खरीदा, मैं कह रहा हूँ कि मुझे ना दो, मेरे दोस्त को दे दो, उसका बर्थडे है, पैक करके उसके घर ही पहुंचवा दो। उस केस में बन जाएगी वो मेरा ऑथराइज बंदा बन गया, मेरा दोस्त जिसके बर्थडे है आज। ठीक, इस तरीके से चलती है चीजें। तो ये बन गई एक्चुअल डिलीवरी। ठीक, कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी क्या होती है? जो एक्चुअली नहीं हुई। मानिए जैसे गोडाउन है, गोडाउन में रखे हैं वीट, मानिए गोडाउन के में रखे हैं गेहूं, ये गोडाउन था मेरा, इसमें गेहूं भी थे मेरे पास, मतलब गेहूं मेरे थे, गोडाउन किसी और का था, तो इसमें वीट जो थे वो वीट थे मेरे। अब मैं अपने वीट ट्रांसफर कर रहा हूँ एक्स को, वीट दे रहा हूँ एक्स को, तो मैंने क्या कहा एक्स से, भाई देख एक्स गोडाउन में वीट रखे हैं, मुझे पैसे दे दो और गोडाउन का मेंटेनेंस तुम करते रहना, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उन गुड्स उन जो बीट है उन पर आपका अधिकार हो जाएगा, आप उन्हें कहाँ ट्रांसफर करोगे, ट्रांसफर करेंगे भाई देखो एक तो चीज डिस्ट्रॉय भी होती है, मतलब डैमेज उमेज होते हैं, मतलब मान लीजिए क्या बोलते हैं अपना कुछ बीट पैरिश होने का डर रहेगा जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करेंगे। गोडाउन का होता है कूल रहता है, उसमें फ्रीजर वगैरह होते हैं, तो गोडाउन रहता है कूल, तो आप गोडाउन में ही रख लीजिए। उसने कहा ठीक है सर गोडाउन में तो रखी है, ये लीजिए आप पैसे लीजिए और आप मुझे एक डॉक्यूमेंट दे दीजिए कि आप ये गुड अब ये बीट हो चुके मेरे। तो ये क्या यहाँ पे फिर वो क्या बोलते हैं अपना गुड्स एक जगह से दूसरी जगह मूव हुई नहीं, गुड्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं गई, लेकिन उसका राइट चला गया, पोजीशन नहीं गई लेकिन ओनरशिप चली गई, तो उस केस में कहेंगे कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी। कस्टडी चेंज नहीं हुई या पोजीशन चेंज नहीं हुई, लेकिन बस उसको डिलीवर उसकी वो राइट चेंज हो गया, राइट उसका भेज दिया, उस केस में बन जाएगी वो कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी। सिंबॉलिक क्या, जब आप कहीं कार लेने जाओगे तो देखना आप वो कार वाला आपको की देगा, बड़ी की देगा, छोटी सी की नहीं तो बहुत बड़ी की देता है जो कार के अंदर लगती भी नहीं, वो की देगा, उसके साथ फोटो खिंचवाएंगे भी, ये कार के आगे खड़े होकर और स्माइल देते हुए फोटो खिंचवाएंगे ना, उसे कहेंगे सिंबॉलिक डिलीवरी। मतलब कार की के साथ फोटो खिंचवाना एक सिंबल हो जाता है कि हाँ अब हमने कार को डिलीवर कर दिया। कार को उठा के तो देते नहीं है, लीजिए आप हाथ आगे करिए हम आपके हाथ पे कार रख देंगे, नहीं ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन जो कार की देते हैं ना वे,
उसे कहा जाता है सिंबॉलिक डिलीवरी। चाहे कार की हो या कोई डॉक्यूमेंट दे दो या कोई बिल्स वगैरह दे दो, बिल्स ऑफ लीडिंग दे दो, रेलवे की रिसिप्ट दे दो, वार वेयर हाउस क्या बोल वेयर हाउस कंटेनिंग कंटेनिंग दे दो। कंटेनिंग मतलब जैसे वेयर हाउस होते हैं ना, कंटेनर होते हैं सी वाले, देखे ना बड़े बड़े कंटेनर बने रहते हैं सी के पास, उनमें सामान भर भर के जाते हैं, तो उसका सर्टिफिकेट वगैरह जो होते हैं वे सब, तो वे सब भी डिलीवरी मानी जाती है। अगर भी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट ये है तो वे भी डिलीवरी का पार्ट होते हैं। अगला डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड हम अगला नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे। पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहें, वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करें। मेरे एंड से अगर कुछ और लगे तो बोलना। इस बार का वो देखना क्वेश्चन पेपर, मैंने उस पर सारी मार्किंग करी है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जो हार्ड आओ या फिर कहें तो सिलेबस से बाहर हो, आउट ऑफ सिलेबस कोई चीज़ नहीं थी। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।